हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, अपन टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट की बात कर रहे थे और अपन ने पहले इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन को प्रीवियस 5 वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके और उन सभी वीडियो का एनालिसिस करें। आज बच्चों इस वीडियो में अपन सेकंड इंटरमीडिएट कार्ब एनाइन की बात करने वाले हैं। सबसे पहले कार्ब एनाइन होता क्या है, उसके बाद इसके इंट्रोडक्शन को, डेफिनेशन को, स्ट्रक्चर बॉन्डिंग को, मेथड ऑफ प्रिपरेशन को और टाइप्स एंड स्टेबिलिटी को अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आओ बच्चों, कार्ब एनाइन को अपन सीखते हैं। सबसे पहली बात कि जो कार्ब एनाइन बच्चों रहने वाला है, सबसे पहली बात कार्बन के ऊपर यहां चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज यहां रहने वाला है। क्लियर है बात। अब कार्ब एनाइन कहते किसको है, हमें क्या पता लगे कि इस कार्बन एनाइन को या इस कार्बन को कार्ब एनाइन कहना है, तो उस चीज का भी डिफाइन करना पड़ेगा ना अपन को। तो आओ उसका डिफाइन करते हैं और सारी चीजें अपन सीखते हैं। तो सुनो बच्चों, सबसे पहली बात, मान लीजिए बच्चों मैंने सबसे पहले कंडीशन बनाई, कार्बन हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, और यहां सपोज दैट कार्बन की जो फोर्थ वैलेंसी है, चौथी जो संयोजकता है, वो मैंने किसी ग्रुप जेड से रिप्रेजेंट कर दी। 3 वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ, चौथी वैलेंसी किसी जेड ग्रुप के साथ। मैंने बेटा एक कंडीशन अप्लाई किया और वो कंडीशन क्या थी कि इस बार En ऑफ कार्बन ज्यादा है किससे, En ऑफ किससे बेटा, जेड से। ये रिलेशन अप्लाई हुआ, ये कंडीशन अप्लाई हुई बेटा। क्लियर है बात। मतलब कार्बन की एन ज्यादा है जेड से, तो होगा क्या, इस कार्बन और जेड बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने रहने वाले हैं बेटा, आपको पता है सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा, कम यहां जेड की है, तो यहां से जेड लिबरेट हो रहा है। ये लीजिए, तो बेटा जब जेड जा रहा है ना यहां, तो जब जेड जाएगा तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है कि लेके जा रहा है, छोड़ के जाने पड़ रहे हैं, क्योंकि जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कार्बन से कम है। तो यहां जेड चला गया जेड प्लस की फॉर्म में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये समान रूप से विभाजित हुए हैं कि असमान रूप से, असमान रूप से। भाई बॉन्ड में एक कार्बन का था, एक जेड का था, लेकिन जेड को धक्के देके बाहर निकाल दिया गया। धक्के देके जब बाहर निकाला तो दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लिया, तो यहां बंद के इलेक्ट्रॉनों का असमान विभाजन हुआ है। और असमान विभाजन कौन से बॉन्ड क्लीवेज में होता है, हेटेरोलाइसिस में होता है। तो यहां बच्चों हेटेरोलाइसिस हो गया, विषमांश बंध विखंडन हो गया। अब जैसे ही जेड बाहर चला गया तो यहां जो बनाना मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूं बेटा। देखो इधर बनेगा क्या, हाइड्रोजन ऐसे कैसे, कार्बन हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, कार्बन पे चार्ज कैसा बेटा, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन छोड़ गया। फिर बेटा अगर मैं पूछूं पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव चार्ज। चलो सर ठीक है यहां तक। तो बेटा अपने पास फॉर्मेशन हुआ, अपने पास फॉर्मेशन हुआ CH3 और चार्ज कैसा है यहां, नेगेटिव चार्ज है। भाई इसी को मैं इस तरह लिख सकता हूं, उसमें तो कोई आपत्ति आपको भी नहीं है। क्लियर यहां तक की बात। अब मैं क्या कहने वाला हूं, बातों को स्पष्ट करता हूं। देखो बेटा इधर यहां इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2 है, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं कह रहा हूं ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज में हमेशा 2 डॉट दिखाता हूं, 2 लुईस डॉट दिखाता हूं, जो बताते हैं कि इस नेगेटिव चार्ज में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है बात। तो पूरी कहानी क्या स्पष्ट हुई, बात को समझना है। कार्बन, पूरी बात को समझना है बेटा, कार्बन
हैव कैसा चार्ज। ये लो, सबसे पहली बात, कार्ब एनायन में कार्बन चार्ज कैसा रखता है, नेगेटिव चार्ज रखता है। दूसरी बात, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो कैसी चार्ज स्पीसीज है, नेगेटिव चार्ज्ड स्पीसीज है बेटा। चलो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है सर, कार्बन नेगेटिव चार्ज रखता है तो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होगी। नेक्स्ट बात बेटा मैं कहने वाला हूं कि यहां कार्बन के वैलेंस सेल में 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं, और ये किस प्रकार रहेंगे ये मैं स्ट्रक्चर बॉन्डिंग में और डिटेल वाइज एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अभी कैसे एक बात और कहूं क्या, कार्बन हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल। ये लो, ये काम की बात है बेटा। क्या कहा है मैंने कि कार्बन अपने वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखने वाला है, 8 इलेक्ट्रॉन रखने वाला है। लेकिन इसमें खास बात क्या है, अगर आप सीख पाओ तो खास बात ये बेटा, नेक्स्ट जो बात मैं उधर लिखने वाला हूं, मान लिया 8 इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन बॉन्डेड कितने हैं, बंध बनाने में कितने भाग ले रहे हैं, 2 4 और 6। बंध बनाने में कितने भाग नहीं ले रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाले। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, तो उनको नाम देते हैं बच्चों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। और यहां जो नेगेटिव बचा है इसको कहते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो यहां मैं क्या लिखूंगा बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन आर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये लो बच्चों, ये और खास बात होगी इसकी, इलेक्ट्रॉन क्या कहिए, पूरी बात को एक बार रिपीट कर देता हूं। ये बना कुछ इस प्रकार, हेटेरोलाइसिस से कार्बन नेगेटिव चार्ज दिख रहा था तो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होगी। कार्बन के पास वैलेंस सेल में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन रहने वाले थे, जिनमें से 6 तो बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, तो 6 तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहां 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड है, बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं। ये लो, इस स्पीसीज को बेटा नाम दिया जाता है कार्ब एनाइन, नाम दिया जाता है बेटा कार्ब एनाइन नाम दिया जाता है। क्लियर यहां तक की सारी बातें। अब मैं कुछ बातें ना डेफिनेशन के तौर पर अगर आपको लिखवाना चाहूं तो मैं लिखवा सकता हूं क्या, इफ या नेगेटिव चार्ज्ड स्पीसीज इन विच कार्बन एटम हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल, in which 6 electron are bonded and 2 electron are non bonded, these are known as carb anion। तो मैं लिख सकता हूं ये बात, देखो कैसे लिखूंगा। अगर बच्चों डेफिनेशन आपको बनानी हो तो मैं लिखूंगा नेगेटिव चार्ज्ड स्पीसीज। दूसरा पेन इस्तेमाल करता हूं मैं, अलग अलग दिखेगा, चमकता हुआ, और जो चमकता है वही तो बिकता है। आपको भी सूर्य की तरह चमकना है, आपको भी सूर्य की तरह चमक के और नाम रोशन करना है, समझ रहे हो बच्चों, आपको भी सिलेक्शन देके सूरज की तरह चमकना है। तो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज इन विच कार्बन का होना जरूरी है, कार्ब एनाइन कह रहे हैं, इन विच कार्बन एटम हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल। इसमें से बेटा कितने, 6 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्लस 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं, नॉन बॉन्डेड रहने वाले। दीज स्पीसीज कॉल्ड क्या बेटा, कार्ब एनायन कह रहे हैं इसको। ये लीजिए,
कार्ब एनाइन नाम दिया गया है। क्लियर यहां तक की बात। दूसरी बात बेटा, आप खुद सोचना, कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन है कौन से बॉन्ड क्लीवेज से हुआ? हेट्रोलाइसिस बॉन्ड क्लीवेज से या हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से हुआ है। तो चाहो तो आप दूसरा पॉइंट बना सकते हो, द कार्ब एनाइन इज फॉर्म्ड बाय द हेटेरोलाइसिस बॉन्ड क्लीवेज कह रहा हूं मैं। इससे कार्ब एनाइन का आपके पास फॉर्मेशन हुआ है। क्या ये दोनों बातें सभी बच्चों को क्लियर है? क्या क्लियर है बच्चों? ये इंट्रो हो गया थोड़ा सा कार्ब एनाइन का, चलेगा यहां तक। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स की कॉपी में इनको नोट कर लो। इसका भी ले लो, ये लीजिए, चलेगा बच्चों। अब नेक्स्ट बात करता हूं। नेक्स्ट क्या कर रहा हूं बेटा, अब ध्यान से समझना है। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट रहेगा बच्चों, वो अपना पॉइंट रहने वाला है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, या अगर मैं इसको चाहूं ना, तो मैं इसको चाहूं तो मैं लिख सकता हूं ऑर्बिटल डायाग्राम ऑफ कार्ब एनाइन। बेटा ये लीजिए, क्या कहा बच्चों मैंने? ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ कार्ब एनाइन। बात वही है, दोनों टर्म्स में आप कोई इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहां हुआ क्या, उन सब चीजों को आपको समझना है। पिछले वाले के आधार पर अगर मैं आपको समझाऊं, जो एग्जाम्पल अपन ने लिया है, तो वो एग्जाम्पल बेटा ये था CH3 और Z था। यही तो एग्जाम्पल था अपने पास। अब इस CH3Z में अगर मैं आपसे कहूं बेटा सेंटर एटम कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2 और 2p2, चल सकता है। अकॉर्डिंग टू VBT, और VBT मेरे प्यारे बेटा क्या कहता था कि हाइब्रिडाइजेशन में वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको ले आते हैं। क्या दिक्कत हो रही है? कार्बन अभी कौन सी स्टेट? ग्राउंड स्टेट। वैलेंस सेल दूसरे का बेटा S, और यहां दूसरे का क्या काम करेगा? P। अगर आगे मैं कहूं दूसरे के S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में कितने? एक भर दिए मैंने। अब इसको मैं कहां लेके जा रहा हूं, उस चीज को समझना है। मैं ले गया बेटा इसको ग्राउंड से एक्साइटेड में, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएंगे क्या? अकॉर्डिंग टू आप बहु लेस एनर्जी ऑर्बिटल, हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल। और ग्राउंड से एक्साइटेड में जाते हैं तो क्या होता है? निम्न ऊर्जा से कहां जा रहे हैं? उच्च ऊर्जा में जा रहे हैं। तो सुनो फिर क्या होगा? कार्बन की कौन सी स्टेट बेटा? एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ? ये तो दूसरे का S है, और बेटा आपके पास ये दूसरे का क्या है? P। यहां तक की बात क्लियर है? दूसरे का S और दूसरे का P। यहां से जहां जब आगे बेटा तो क्या हुआ? 1, 2, 3 और 4। अब बेटा इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा था? 4 सिग्मा है, तो यहां हाइब्रिडाइजेशन sp3 था। और जब sp3 है तो एक s का और 3 p के ऑर्बिटल इन्वॉल्व करेंगे। तो मैंने कह दिया एक तो s का है और 3 p के हैं, तो यहां हाइब्रिडाइजेशन आया sp3, हाइब्रिडाइजेशन आ गया। अब जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया तो हुआ क्या? कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp3, और जब हाइब्रिडाइजेशन आया तो एक s का 3 p के ऑर्बिटल भाग लिए, तो चारों की एनर्जी सेम आएगी। हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी सेम आती है, तो चारों की एनर्जी दिखा रहा हूं बेटा, ये लो एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो।
सभी में इलेक्ट्रॉन कितना कितना, एक एक इलेक्ट्रॉन। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास ओवरलैपिंग करने के लिए 3 हाइड्रोजन आ रहे हैं, एक जेड आ रहा है, आने दो। हाइड्रोजन आया, बोले हम बंद बनाना चाहते हैं, बोलो बना लो, ओवरलैपिंग कर लो, एक्सियल ओवरलैपिंग हो जाएगी। और आपको पता है हाइब्रिड ऑर्बिटल में अनपेयर्ड आते हैं तो वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि एक्सियल ओवरलैपिंग वहां होती है। दूसरा हाइड्रोजन आएगा कि हम क्यों पीछे रहे, जब कुछ बट ही रहा है तो हम सबसे आगे, थोड़ी में पोस्ट बड़े बटेंगे, अपन थोड़ी पीछे रहेंगे, अपन सबसे आगे रहेंगे लाइन में, क्योंकि अपन को खाना अच्छा लगता है। देखो इधर, फिर ये भी आएगा फिर कि हम क्यों पीछे रहे, जब हमारे सरी पीछे नहीं है खाने में तो हम क्यों पीछे रहे, हम भी चले पौष बड़े लेने। तो सुनो इधर, फिर कौन है, जेड है, जेड भी आएगा, फिर ये लीजिए जेड, ये भी सिग्मा बना लिया। क्लियर यहां तक, मतलब यहां पार्टनरशिप से बॉन्ड का फॉर्मेशन तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या होगा उस बात को समझना है बेटा अच्छे से। क्या हुआ, इस जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है, कम है। कहने का मतलब कार्बन हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जेड हैव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो भाई साहब कार्बन को गुस्सा आया, और कार्बन को गुस्सा आया तो कार्बन ने क्या कहा कि देख जेड, मेरे सामने, मेरी पावर के सामने तेरी पावर कम है। उन्होंने कहा था देख सूर्या, मूवी नहीं है कि देख सूर्या तेरे हिंदुस्तान में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो सूर्या कहता है फिर कि ये हो रहा है तेरे पाकिस्तान में। तो वो कहानी है यहाँ कि ये कहेगा मेरी पावर के आगे तेरी पावर फीकी है भाई, तू चला जा यहां से, और चला जा मेरे हिंदुस्तान को छोड़ के चला जा, और छोड़ के चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन छोड़ जा यहां, और इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा तो ध्यान से समझो, ये तो बॉन्ड ले गया, इलेक्ट्रॉन छोड़ गया। इलेक्ट्रॉन छोड़ गया तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ गया, तो चार्ज कैसा बना लिया, नेगेटिव चार्ज। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में है कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में, हाइब्रिड ऑर्बिटल में है ये सारे के सारे। और जब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में ना 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो लोन पेयर या नेगेटिव का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस बात का भी बच्चों आपको पता होना चाहिए, ये अकॉर्डिंग टू वीबीटी होता है सारा का सारा। क्लियर है बात। तो यहां से 3 तो सिग्मा, चार्ज कैसा, नेगेटिव आ गया। तो यहां हुआ क्या, इसका अगर मैं ऑर्बिटल डायग्राम आपको सिखाऊं तो बात को समझो। यहां तो कौन है बेटा, कार्बन, चलेगा। कार्बन के पास कितने सिग्मा हैं, 3 सिग्मा। ये लीजिए हाइड्रोजन, ये लीजिए हाइड्रोजन, ये लीजिए हाइड्रोजन। प्रत्येक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितना बेटा, कितना कितना है, 2-2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहां जो नेगेटिव चार्ज आया है, यहां जो नेगेटिव चार्ज आया है, ये नेगेटिव चार्ज हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल यही तो होते हैं बेटा। ये लीजिए, ये छोटी लोब ना भी दिखाओ चल जाता है, पीछे छिप जाती है। इसमें चार्ज कैसा आया बच्चों, नेगेटिव चार्ज आया। कितने इलेक्ट्रॉन के कारण, 2 इलेक्ट्रॉन के कारण। ये ऑर्बिटल डायग्राम बना है किसका बेटा, कार्ब एनाइन का। सर हम ऐसे नहीं बनाए, सर हमको ऐसे सिखा दो आप। क्या, देखो सर हमें ऐसे पता होता है कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ये लीजिए, चलेगा। अब क्या हुआ, इन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में इनमें तो एक एक इलेक्ट्रॉन था, एक में 2 थे, ये लीजिए। इनके साथ ओवरलैपिंग करने के लिए, इनके साथ ओवरलैपिंग करने के लिए हाइड्रोजन आगे, 1 इलेक्ट्रॉन सिग्मा, 1 इलेक्ट्रॉन सिग्मा, और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लाके सिग्मा। तो बच्चों ये एक्चुअल ओवरलैप ऑर्बिटल डायग्राम हो गया, जहां आपको पता लग रहा है कि हाइड्रोजन गोलाकार लाया है, स्पेरिकल ऑर्बिटल लाया है हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करने के लिए। ज्यादा समझ है, थोड़ा यहां से समझ लो आप। अब मैं पूरी बात कहता हूं आपसे कि यहां कार्बन चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है। यहां मैं कहूं कार्बन का वैलेंस सेल, अरे पूरा वैलेंस सेल ही तो है ये 2s 2p तो थे सारे ऑर्बिटल है। वैलेंस सेल में कुल इलेक्ट्रॉन 2, 4, 6, 8। पहली बात नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, दूसरी बात 8 इलेक्ट्रॉन। इनमें से ये 6 इलेक्ट्रॉन बच्चों, ये 6 इलेक्ट्रॉन
बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। और जो मैंने लिखवाया है मैं उसको एक बार फिर से कह देता हूं, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज 8 इलेक्ट्रॉन, 6 बॉन्डेड, 2 नॉन बॉन्डेड, नॉन एज कार्ब एनाइन। क्लियर है बच्चों? तो यहां क्या स्ट्रक्चर बन के आई कुछ ये, इसको मैं अगले पेज में लिखता हूं, फिर कुछ एनालिसिस करवाता हूं। देखो बेटा, मैंने बनाया कार्बन है, कार्बन के साथ ऑर्बिटल में नेगेटिव चार्ज है, 3 हाइड्रोजन आके जुड़ चुके हैं, ये लीजिए। बाकी पीछे समझ सकते हो डिटेल वाइज आप अच्छे से। अब मुझे इतना बता दो बेटा कि यहां हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है कार्ब एनाइन का? हाइब्रिडाइजेशन आया है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये लीजिए। क्लियर यहां तक की बात? अब मैं बात करूंगा बेटा, ज्योमेट्री की बात करने वाला हूं, ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री यहां दिख रही है बेटा, यहां लोन पेयर ना ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, नेगेटिव ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट नहीं करता है। नेगेटिव लोन पेयर एक ही तो होता है, 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां सिर्फ बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट करते हैं, और 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर आ जाए तो बेटा कंडीशन बनती है क्या? कंडीशन बनती है प्लेनर पायरामिडल, पायरामिडल स्ट्रक्चर बेटा। तो कार्ब एनाइन की स्ट्रक्चर क्या आई? पायरामिडल कह दो, पायरामिडल प्लेनर कह दो, या प्लेनर पायरामिडल कह दो, बात एक ही होती है। क्लियर है बेटा? अब यहां एक बात और कहूंगा, यहां बात चलेगी बेटा बॉन्ड एंगल की, बॉन्ड एंगल की। और जब यहां बॉन्ड एंगल की बात चलेगी तो बॉन्ड एंगल लेस देन होता है 109 डिग्री 5 मिनट से। सर ऐसा क्यों बेटा? ये बॉन्ड एंगल होता है टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर में, यहां लोन पेयर के कारण लोन पेयर का और बॉन्ड पेयर का एलपी बीपी का रिपल्सन काम करेगा। यहां भी एलपी का, लोन पेयर का और बीपी का रिपल्सन काम करेगा। और जैसे रिपल्सन काम करेगा तो ये दोनों पास पास आएंगे, और पास पास आएंगे तो इनके मध्य का जो गैप है वो गैप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बॉन्ड एंगल भी 109 डिग्री 5 मिनट से कम हो जाएगा। अगर देखा जाए तो यहां आता कितना है? यहां आता है बेटा 107 डिग्री के अप्रोक्सीमेट। कितना आता है? 107 डिग्री। और 107 डिग्री 109 से कम ही तो है। तो मैं कौन सा झूठ कह रहा हूं, मैं कौन सी हवा बना रहा हूं बेवजह की? जो बात है वो अपन कह रहे हैं। अब बच्चों मैं यहां लिख रहा हूं इसका नेचर है, ये लीजिए। इसकी प्रकृति की बात चल रही है कि ये डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। अब मैंने एक बात कह रखी है आपको, जब भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखनी हो, जब भी आपको इलेक्ट्रिसिटी देखनी हो, कंडक्टिविटी देखनी हो, और जब भी आपको कलर देखना हो, तो उनके लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं। तो एक बार चेक कर लें क्या? इसमें चेक कर लो, आ जाओ। कार्बन के वैलेंस सेल में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? हो सर मिल गए सर 4। अरे ना ना, गलती कर रहा है बेटा, गलती कर रहा है। कहां देख रहा है? हाइब्रिडाइजेशन के बाद देखना है। आगे बात समझे? ऐसा पहले ही देख लिया, मिल गए सर, मौज हो गई सर, अनहाइब्रिड में मिल गए सर, सारे के सारे अनपेड मिल गए सर हमें, ये तो सर पैरामैग्नेटिक हो गया। ना ना बेटा, कहां देखने हैं आपको? हाइब्रिड ऑर्बिटल में देखने हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल में कोई अनपेयर्ड नहीं है। और जब कोई अनपेयर्ड नहीं है ना, तो बात को समझो, कोई अनपेयर्ड नहीं है तो नेचर कैसा? डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक नेचर का होगा। मतलब स्मॉल एन बराबर 0। सर स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, प्रति चुंबकीय हो जाएगा। यहां तक की सभी बातें क्लियर है क्या? तो पूछे सर बॉन्ड एंगल कैसे कम हुआ, कैसे रिड्यूस हो गया? लोन पेयर रिपल्सन के कारण रिड्यूस हो गया। अरे कह सकते हो क्या बच्चों? तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। पिछले वाले का भी चाहिए सर स्क्रीनशॉट, आप लेने ही नहीं देते हो, आप हटा देते हो। बेटा आपको समझ आता है तब मैं हटा देता हूं। चले अब सुनो बच्चों, यहां कार्ब एनाइन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? sp3। लेकिन जरूरी नहीं है
कि कार्ब एनायन में हर जगह ही हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा? वो डिपेंड करेगा बच्चों कंडीशंस के ऊपर। यहां तो 3 सिग्मा और ये लोकेलाइज लोन पेयर या नेगेटिव था, तो n का मान 4 आया, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। लेकिन दूसरी कंडीशंस और हैं जहां हाइब्रिडाइजेशन sp2 भी आता है, उनको आप नोट लगवा के और समझा सकते हैं। तो सुनो बेटा, बात को समझना है, नोट में क्या मेंशन करने वाला हूं मैं, उस चीज को आपको समझना है। मैंने कहा है बच्चों कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और चार्ज कैसा? नेगेटिव। नाम इसका होता है एलाइलिक कार्ब एनाइन, इसका नाम होता है। चलेगा यहां तक? अब क्या कह रहा हूं, एलाइलिक कार्ब एनाइन में नेगेटिव सिंगल डबल का कॉन्जुगेशन है। जैसे ही कॉन्जुगेशन होगा तो यहां से यहां और यहां से यहां, तो ये नेगेटिव चार्ज है ना, ये कहां प्रेजेंट है? कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है। कॉन्जुगेशन में क्या है बच्चों? ये प्रेजेंट है। और जब भी नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट होता है तो कार्बन का या कार्ब एनाइन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है। तो आपको एक बात कहनी है कि जब भी नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में, तो मतलब रेजोनेंस में गया, जब भी नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में चला जाएगा, कार्ब एनाइन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहने वाला है। सर यही एग्जांपल है क्या? बहुत सारे एग्जांपल के द्वारा मैं एनालिसिस करवा देता हूं आपको, तो बात को समझो। एग्जांपल मैंने कहा है CH3 CH2 और चार्ज कैसा लिखा है? माइनस का लिखा है। नेगेटिव है, सिंगल है, डबल नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है। तो कॉन्जुगेशन नहीं है तो यहां इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहने वाला है। कौन सा रहेगा? sp3। लेकिन अगर नेक्स्ट एग्जांपल लिखूं, क्या लिखूंगा? साइक्लोपेंटाडाइनिल एनाइन। क्या नाम बोला है? साइक्लोपेंटाडाइनिल एनाइन। यहां नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, तो ये फिर से प्रेजेंट है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा। ले आगे? अब समझो बात को। नेक्स्ट बात, ये बात थी स्ट्रक्चर बॉन्डिंग की। अब बात करता हूं बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये लीजिए चमत्कार होने वाला है, और चमत्कार को ही नमस्कार होता है, ये बात आपको भी पता है। बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं, कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन आपको करना है बच्चों। तो सुनो, 2-4 मेथड है, जल्दी से सिखा देते हैं आपको। सबसे पहला मेथड, सर थोड़ा सा सिंपल सा करवा दो पहले। ले बेटा, सुन ले अच्छे से। पहला जो मेथड रहने वाला है वो मेथड रहने वाला है सोडा लाइम। सर ये क्या है सोडा लाइम? सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। बड़ा कार्ब एनाइन के फॉर्मेशन में सबसे पहली जो रिएक्शन रहने वाली है वो आपके पास रहने वाली है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन रहने वाली है। क्लियर यहां तक की बात? अब सर ये क्या होती है? सर हमें क्या पता? तो सीख लो ना बेटा, मैं हूं ना, किसका है तुमको इंतजार, मैं हूं ना। समझ रहे बात का? शाहरुख खान साहब कह गए हैं मैं हूं, तो मैं हूं ना। तो सुनो बेटा, पहला क्या है? सोडा लाइम है, और सोडा लाइम क्या होता है? NaOH प्लस CaO का मिश्रण है। इन दोनों का जो मिश्रण होता है बेटा, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है बेटा, वो कहलाता है सोडा लाइम। आगे बात समझिए। सर ये क्या करते होंगे? सर इनका काम क्या है? बेटा दूसरा वर्ड है क्या? डीकार्बोक्सिलेशन। डी का मतलब बाहर होना। हमेशा याद रखना, जब भी डी वर्ड आएगा तब आप समझ जाना कि कोई ना कोई बाहर हो रहा है। डीकार्बोक्सिलेशन CO2 बाहर, डिहाइड्रोजिनेशन H2O बाहर, डिहाइड्रेशन H2O बाहर, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन HX बाहर हो जाएगा। समझ रहे हो क्या मेरी बातों को? तो मतलब बच्चों डीकार्बोक्सिलेशन से मतलब है कौन बाहर होने वाला है? CO2 रिमूव होने वाला है।
क्लियर है? जल्दी से इनको स्टार लगा के और इधर ऊपर वाली जगह पे नोट करेंगे सभी बच्चे कि NaOH प्लस CaO का मिश्रण जो होता है वो सोडा लाइम कहलाता है। एक होता है बेटा सोडामाइड, याद रख लेना, उसको भी लिख लेना, NaNH2, ये होता है बेटा सोडामाइड। क्या होता है बेटा? सोडामाइड होता है। ये स्ट्रोंग बेस होता है, बहुत जगह काम आएगा, मैं तब और लिखवा दूंगा इसको। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सोडामाइड पे ध्यान ना दे के सोडा लाइम पे ध्यान देना है। चलेगा क्या? सर सोडा नाम क्यों पड़ा होगा? सोडा सोडियम के लिए। सर लाइम क्यों नाम पड़ा होगा? नींबू के जैसा खट्टा होता है। अरे हाँ कि ना बच्चों? अरे कैल्शियम ऑक्साइड NaOH क्षारीय अम्लीय आ रहे हैं क्या, बड़ा खट्टा स्वाद हो जाएगा, सोडा लाइम। क्लियर है बात? हटा रहा हूं इसको। CO2 का बाहर निकलना, डिकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम की उपस्थिति में कैसे होगा, ध्यान से समझना है। देखो बेटा, R C डबल बॉन्ड O OH चलेगा क्या? इसकी रिएक्शन बेटा मान लीजिए करवाई गई है NaOH के साथ। सर ये तो क्षार है, बेस है, सर ये तो एसिड है, तो क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? एसिड का नेचर है H+ डोनेट करने का, अरे बेस का नेचर है OH- डोनेट करने का। तो यहां से मिलके दोनों रंग मिलके, दोनों रल मिलके और H2O का निष्कासन कर लेंगे, H2O को लिबरेट कर देंगे। तो करने दो ना, हटा दो इसको। जैसे ही H2O बाहर जाएगा तो इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा Na। तो बेटा ये तो अम्ल था, अम्ल से आया, ये क्षार से। अम्ल क्षार मिलकर साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं क्या? बिल्कुल सर करते हैं। और देख लो यहां माइनस यहां प्लस, और साल्ट में भी क्या होते हैं? माइनस प्लस। तो मैं कह रहा हूं बेटा, इसको क्या कहा है मैंने? सोडियम साल्ट ऑफ एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड को बेटा सोडियम साल्ट लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और बेटा इसको भिड़ा दो आप। लड़ाना नहीं है बेटा, भिड़ाना है, रिएक्शन करवानी है, कहने का मतलब। इसकी रिएक्शन करवा दी NaOH प्लस CaO। ओ सर ये तो क्या है? सर ये तो सोडा लाइम है। सोडा लाइम बेटा डिजायरेबल कंडीशन में CO2 को लिबरेट करता है। सर डिजायरेबल, इच्छित कंडीशन, आपका मन किया, आप ऐसे बैठे थे, आपका मन किया इसके साथ छेड़छाड़ करनी है, इसको चैन से नहीं बैठने देना है, तो आपका मन किया, तो आपने क्या किया बेटा? आपने ये किया कि यहां से इसको उठा के ले आए, ये CO2 को बाहर करेगा। अब CO2 को कैसे बाहर करेगा आप समझ जाना, ध्यान से समझो चीजों को। इसका काम है क्या? डीकार्बोक्सिलेशन डिजायरेबल कंडीशन में। तो यहां से क्या होगा, चीजों को समझना है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, ये लीजिए, यहां चार्ज प्लस, यहां चार्ज माइनस। अरे हाँ कि ना बेटा? तो पहले कौन टूटा? Na+ बाहर हो गया। बेचारा नहीं है, खुश है। क्यों? क्योंकि इसने नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लिया है। ये मौज कर रहा है, खुशी से नाच उठा कि मैं नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर चुका हूं। यहां चार्ज नेगेटिव चार्ज आते ही ना हुआ क्या बेटा? देखना एक बार, यहां से यहां इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहां से यहां R के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो क्या बना बेटा? R-। यहां CH3 लेते तो CH3-। बनता कि नहीं बनता? तो R- हो गया ना। और बीच में देखो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अरे CO2 तो बाहर निकला है। सर प्लस में Na+ भी लिख दे बेटा, कोई आफत नहीं आ रही है। इसको देख बेटा, इसको देख, ये क्या है? एल्किल कार्ब एनाइन है बेटा। और आपको फॉर्मेशन भी किसका करना था? कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन करना था। आई बात समझ में कि सोडा लाइम के द्वारा अगर डीकार्बोक्सिलेशन कर दोगे किसका? सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो एल्किल कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन आपके पास हो जाएगा। सर जरूरी है सोडियम ही लो आप?
सर हम दूसरा लेना चाहते हैं। अरे तो बेटा ले लेना, जो तेरा मन करे वो ले। सर हम पोटेशियम साल्ट लेना चाहते हैं, तो RC डबल बॉन्ड O पोटेशियम। तो ये क्या बना बेटा, पोटेशियम है, पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल और KH से बन जाएगा, फिर से H2 बाहर हो जाएगा, फिर से बच्चों बॉन्ड टूटेगा। ये लीजिए, फिर से नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव, यहां से यहां, यहां से यहां, किसके साथ रिएक्शन बेटा, NaOH प्लस CaO, सोडा लाइम है, क्या बनेगा बेटा, R माइनस प्लस CO2 प्लस K प्लस भी खुश है, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर रखा है। तो ये फिर से फॉर्मेशन किसका हुआ, एल्किल कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन हुआ। आपको कार्ब एनाइन तो बनाना था, तो या तो आप क्या लो बेटा, या तो आप सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सोडा लाइम के साथ करा दो, डिकार्बोक्सिलेशन के द्वारा एल्किल कार्ब एनाइन बन जाएगा, या आप क्या भी ले सकते हो, पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी ले सकते हो। ये पहला मेथड हो गया कार्ब एनाइन को बनाने का। नेक्स्ट देख लो दूसरा मेथड, फ्रॉम एल्किल हैलाइड। ये ले बेटा, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के द्वारा आपको कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन करना है। सर कर लो तो फिर क्या सोचना है, तो सुन ले बेटा क्या कहने वाला हूं। RX ये ले, क्या बन गया, एल्किल हैलाइड, पढ़ा रखा है अच्छे से, प्लेलिस्ट में जाके देखो, पूरी सीरीज एल्किल हैलाइड की आपको मिलने वाली। प्लस इसकी रिएक्शन करवा दो बेटा मेटल के साथ, किसकी रिएक्शन करवा दी, एल्किल हैलाइड की, किसके साथ बच्चों, मेटल के साथ। मेटल भी कौन, मैग्नीशियम। होगा क्या, होगा क्या बेटा, देखना है। बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये लीजिए, यहां चार्ज नेगेटिव, यहां चार्ज पॉजिटिव, हाँ कि ना, क्या बनेगा, RMGX। देखा देखा लगता है। सर जानते हैं कौन सा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है बेटा, प्रकार का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। न्यूक्लियोफाइल में सिखाया मैंने बेटा, इसको तोड़ के देखना एक बार, इसको तोड़ बेटा, चार्ज कैसा, नेगेटिव, मेटल पे पॉजिटिव, नेगेटिव आते बेटा क्या बना, नेगेटिव आते बना कार्ब एनायन। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ऑर्गेनोमेटेलिक कहीं से बना दोगे तो ऑर्गेनोमेटेलिक को तोड़ने पर कार्ब एनाइन का ही तो फॉर्मेशन होता है। तो एल्किल हैलाइड को ट्रीट किया मैग्नीशियम के साथ, ये OMC बन गया, ग्रिग्नार बन गया, यहां तोड़ेंगे तो कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन होगा। सर फिर ऐसे नहीं कर सकते क्या, क्या नहीं कर सकते बेटा, देख सर हमें हमारे दिमाग में ना कुछ हो रहा है, क्या है बेटा, RX आया सर, बिल्कुल बेटा मानने वाली बात। सर RX के साथ ना हमारे साथ आया लिथियम मेटल, मेटल ही तो लेनी है सर, ले लो। सर बॉन्ड ब्रेक करो, कर दो बेटा, ये लो। सर पॉजिटिव लाओ, ले आए बेटा। सर यहां से फॉर्मेशन करवाऊंगा मैं RLI का और LIX का, लिथियम हैलाइड और RLI। सर ये भी देखा देखा लगता है, और इसका नाम है सुपर रिएजेंट नाम है बच्चों, ये लीजिए। ये भी एक प्रकार का क्या होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो बेटा दिक्कत क्या हो रही है, इसको तोड़ के देख ले, नेगेटिव पॉजिटिव, फिर से नेगेटिव आते ही कार्ब एनाइन बना क्या, बिल्कुल बना, चलेगा यहां तक। लेकिन एक खास बात और बता देता हूं इसी वीडियो में आपको, पहले R कैसा था, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये रहा। तो क्या R के ऊपर चार्ज चेंज हो रहा है, इसका मतलब जब प्लस रहेगा तो इलेक्ट्रोफाइल, माइनस रहेगा तो न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। तो क्या स्पष्ट हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आर कन्वर्टेड इनटू द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, और ऐसे रिएजेंट को बेटा
क्या नाम दिया जाता है? अम्पोलंग। अम्पोलंग रिएजेंट नाम दिया जाता है बेटा। क्या नाम दिया जाता है? अम्पोलंग रिएजेंट। और इन अम्पोलंग रिएजेंट के द्वारा आप कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन कर रहे हो। कितनी इंटरेस्टिंग बात। सर अम्पोलंग किसको कहेंगे? अम्पोलंग वो होंगे, पहले क्या थे? इलेक्ट्रोफाइल, बाद में कन्वर्ट हो गए न्यूक्लियोफाइल में। सर उल्टा नहीं हो सकता क्या? सर वाइस वर्सा नहीं हो सकती क्या? तो पहले न्यूक्लियोफाइल थे तो इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? अम्पोलंग रिएजेंट कहते हैं। तो क्या स्पष्ट हुआ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोथ आर अम्पोलंग रिएजेंट बिकॉज इन दिस कंडीशन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आर कन्वर्टेड इनटू द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। और इन अनपोलंग से अपन ने कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन किया है। सारी बात समझ आई बच्चों? क्लियर है? बनाओ तो फिर इसको। ठीक है बेटा, चलें आगे। नेक्स्ट मेथड एल्किल से हो गया। नेक्स्ट मेथड बेटा ध्यान से समझना है। फ्रॉम एक्टिव हाइड्रोजन, फ्रॉम एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ये लीजिए। सर ये क्या कुछ नया मिल गया? ये तो क्या मिला बेटा? ध्यान से समझना है। क्या है? एक्टिव हाइड्रोजन है। क्या है बेटा? एक्टिव हाइड्रोजन है। सर ये क्या होता है? पहले इसको सीख लो। इसको सीख जाओगे तो फिर अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी सीख जाएंगे। इसको कैसे सीखना है? एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब बेटा कार्बन के पास क्या उपस्थित है? हाइड्रोजन। सपोज दैट है। समझ गए बात को? और इस कार्बन के पास ना जब हाइड्रोजन है तो इससे ना कौन से ग्रुप जुड़ जाएं? ईडब्ल्यूजी। ईडब्ल्यूजी। सर कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं, अरे पूरी कर ले तो। बता रही है क्या बेटा? अब सुनो, ईडब्ल्यूजी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। ये लीजिए। तो बेटा कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा? पॉजिटिव चार्ज, तो खींच लेंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। कार्बन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन किन से खींचेगा? हाइड्रोजन से खींचेगा। आगे बात समझ में? जब भी कार्बन ना दो ईडब्ल्यूजी समूह से जुड़ा हो, दो छोड़ो आप, एक से जुड़ा होगा ना, तो कार्बन के ऊपर उपस्थित जो हाइड्रोजन रहेंगे वो एक्टिव हाइड्रोजन रहेंगे। बेटा समझ पा रही हो क्या मेरी बात को? क्या कहा है मैंने ये कहा है बेटा कि जब भी कार्बन के ऊपर ना ईडब्ल्यूजी ग्रुप आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। तो कार्बन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आते कमी है इलेक्ट्रॉन की, ये हाइड्रोजन से खींचेगा और हाइड्रोजन बाहर हो जाएंगे किसकी फॉर्म में? H+ की फॉर्म में। और जो हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में बाहर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक्टिव हाइड्रोजन कहलाते हैं। और एक्टिव हाइड्रोजन है तो आप मोर एसिडिक हाइड्रोजन भी कह सकते हो। जरूरी नहीं ऐसा। कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन और इधर फंक्शनल ग्रुप, इधर फंक्शनल ग्रुप, दो फंक्शनल ग्रुप के बीच में कोई कार्बन आ जाए जिसके पास हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन भी क्या होता है? एक्टिव हाइड्रोजन होता है। मतलब ये हाइड्रोजन भी किसकी फॉर्म में बाहर जा सकता है? H+ की फॉर्म में बाहर जा सकता है। सर एग्जाम्पल हो जाए थोड़ा मजा आ जाए तो सुनो फिर एग्जाम्पल भी करवा देते हैं बेटा आपको। ये लीजिए, हटाओ इसको। अब सुनो एग्जाम्पल मैं करता हूं। एग्जाम्पल को मैंने क्या कहा है कि मान लीजिए बेटा आपके पास ये था CH2 और H। CH3 है क्या बेटा? बिल्कुल। कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, चलेगा? अब आपको पता है बेटा मैंने एक बात कह रखी है कि फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन कौन सा? अल्फा। चलेगा? तो मैं एक बात कहूंगा कि ये कार्बन कौन सा? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पर उपस्थित अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन यहां कितने हैं? 3। और अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं? मोर एसिडिक होते हैं।
क्या होते हैं बेटा, मोर एसिडिक होते हैं। मोर एसिडिक है तो ये रिएक्शन कराई जाए, सपोज दैट किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में करवा दो बेटा। जैसे बेस आएगा ना तो H चला गया किसकी फॉर्म में, H प्लस की फॉर्म में, तो यहां बाहर क्या हो गया, लिबरेट क्या हो गया, H2। तो अल्फा कार्बन पे चार्ज कैसा आया, नेगेटिव, तो ये लीजिए नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O और यहां H, क्या बना, कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? सर आप तो कह रहे थे कि EWG आएगा, तो बेटा ये क्या है, ये कौन सी आफत है फिर आपके पास, EWG तो है। क्लियर है बात? नेक्स्ट एग्जांपल समझो। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा ये आ जाए CH और H, इधर आ जाए C डबल बॉन्ड O C2H5, C डबल बॉन्ड O C2H5, मैलोनिक एस्टर बेटा। क्या नाम है इसका, इसका नाम है मैलोनिक एस्टर नाम है। मैलोनिक एस्टर में रिएक्शन करवा दी बेटा फिर से किसके साथ, बेस के साथ, और बेस फिर से क्या है, OH माइनस। अब मुझे बताओ क्या इसका माइनस आई है, बिल्कुल, मतलब ये क्या बनेगा, EWG, तो ये भी क्या बनेगा, EWG। ये भी फंक्शनल ग्रुप एस्टर है, ये भी फंक्शनल ग्रुप एस्टर है। दो फंक्शनल ग्रुप के बीच में कार्बन फंस गया हाइड्रोजन लेके, दो EWG के बीच में कार्बन फंस गया हाइड्रोजन लेके, तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, मोर एसिडिक, मतलब ये जाएगा H प्लस की फॉर्म में, H प्लस OH माइनस H2O, क्या बनेगा बेटा, CH माइनस COO C2H5 COO C2H5, अपन को मतलब इससे है, क्या बना, कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन हो। चलेगा क्या यहां तक? नेक्स्ट जो लास्ट मेथड रहने वाला है बच्चों, उसको समझना है, फोर्थ नंबर, और फोर्थ है आपके पास फ्रोम इवन CB मैकेनिज्म, फ्रोम इवन CB मैकेनिज्म। सर ये क्या है, तो सुनो बेटा सारी चीज समझाता हूं। ई का मतलब क्या है, एलिमिनेशन। एक क्या है बेटा, ऑर्डर है या मोलिकुलरिटी है। सी क्या है बेटा, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट। बी क्या है बेटा, बेस, बेस मतलब किसी छोटे मोलिक्यूल को एलिमिनेट करना है, ऑर्डर रखना है एक, कॉन्जुगेट बेस बनाता है। कॉन्जुगेट बेस किसका बनता है बेटा, कॉन्जुगेट बेस एसिड का बनता है, बनता है, किसका बनता है, एसिड का बनता है। तो मैं यहां कोई एसिड लेने वाला हूं, तो बात को समझना है। क्या कहा है मैंने ये कहा है बेटा, ध्यान से समझना है, कार्बन, फ्लोरीन, 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 कार्बन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन। अरे सारे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रख दिए बच्चों मैंने, तो यहां से क्या होगा, यहां से मैं ले आया बेटा NaNH2, NaNH2 थोड़ी देर पहले समझाया था, क्या होता है बेटा, सोडामाइड, सोडामाइड है तो ये क्या होता है, स्ट्रोंग बेस होता है। सर ये स्ट्रोंग बेस क्यों है, क्योंकि जल्दी टूटता है Na प्लस और NH2 माइनस में, क्योंकि Na चाहता है प्लस आ जाए, नियोन का कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, तो यहां माइनस आएगा, और माइनस वाले न्यूक्लियोफाइल, सारे न्यूक्लियोफाइल लुईस बेस होते हैं। अब ये जो बेस है ना, बेस को क्या चाहिए बेटा, H प्लस चाहिए, चला गया, चला गया तो फॉर्मेशन हुआ, फ्लोरीन, कार्बन, कार्बन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। चार्ज कैसा आया, नेगेटिव, नेगेटिव आते हैं किसका फॉर्मेशन है, कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन हुआ। अब यहां से क्या बाहर गया, H प्लस, जो H प्लस डोनेट करते हैं ब्रोंस्टेड के अनुसार वो क्या होते हैं, एसिड। एसिड H प्लस डोनेट करके एक ऋणायन बनाता है, एक नेगेटिव चार्ज की स्पीसीज बनाता है, जो क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। नेगेटिव तो बना रहा है। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो ये बच्चों जितनी मैंने कंप्लीट एनालिसिस करवाई है, ये सारी की सारी कार्ब एनाइन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहने वाली है। क्लियर है?
उम्मीद है आपको सभी मैकेनिज्म अच्छे से क्लियर हुई होंगी। बस आपको क्या करना है, हमारा साथ बनाए रखना है, और साथ कैसे बनाए रखना है आपको अच्छे से ये पता है।